हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन इवोल्यूशन इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से ह्यूमन इवॉल्व हुआ, उसमें कई स्टेप्स आती हैं जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन में हम नेचुरल सिलेक्शन भी पढ़ते हैं, फॉसिल्स भी पढ़ते हैं, कार्बन डेटिंग भी पढ़ते हैं, नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से हुआ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैसे होता है, ये सारे टॉपिक ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं। ह्यूमन का एवोल्यूशन हम ये भी पढ़ते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी कितने ही अनगिनत मीन्स मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हैं, ठीक है। तो किस तरीके से ह्यूमन ने अपने आप को सरवाइव किया, किस तरीके से धीरे धीरे उसका विकास हुआ, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में हम ये पढ़ते हैं। किस तरीके से इस अर्थ में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आए और धीरे धीरे करके जब वो इवॉल्व्ड हुए तो किस तरीके से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन गए। मीन्स हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर हम बढ़ते, मोर कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो इट मीन्स इवोल्यूशन हो रहा है और इवॉल्व हो रहे। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या ह्यूमन का एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में हमने कितने एविडेंस दिए एवोल्यूशन की थ्योरी के लिए कि किस तरीके से एनालॉगस होता है, होमोलॉगस होते हैं, किस तरीके से एंसेस्टर सेम होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन सेम होता है, नहीं होता है, फंक्शन डिफरेंट होते हैं। हमने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस दिए, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस दिए, एनाटॉमिकल एविडेंस दिए, लेकिन आज हम ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन इवोल्यूशन मीन्स मनुष्य का विकास किस तरीके से हुआ, कैसे वो इवॉल्व हुए, तो हम आज इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम इवोल्यूशन में ये पढ़ेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन भी इवोल्यूशन का एक पार्ट है जो एविडेंस में आता है, जो कि डार्विन ने भी बताया इवोल्यूशन किस तरीके से होता है। नेचुरल सिलेक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेचर तभी सिलेक्ट करती है उसका, या उसका नेचुरल सिलेक्शन तभी होता है जब वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढालता है। अगर वो इस प्रतियोगिता में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाया नेचर के अकॉर्डिंग, तो वो मर जाएगा, उसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो नेचुरल सिलेक्शन मीन्स कहने का है, डार्विन ये कहते हैं कि प्रकृति भी उसी का चयन करती है जो अपने आप को या प्रकृति के साथ जो अपने आप को सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना चाहता है, और जो स्ट्रगल करता है वो सक्सेस हो जाता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग करते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हमने प्लांट और एनिमल के लिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा था, लाइव स्टॉक के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ा था। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में किस तरीके से हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से वाइल्ड कैबेज से हम डिफरेंट स्पीसीज़ को हमने तैयार करी। तो लेकिन ये अचानक से तो तैयार नहीं हुई, इसको तैयार होने में या इसको इवॉल्व होने में कई साल लग गए, ठीक है। तो उसके अलग अलग कई स्पीसीज आज हमारे पास देखने के लिए मिलती है। ये भी हमारे पास इवोल्यूशन का एक पार्ट है, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस में हमने क्या पढ़ा था, प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दिया था, ह्यूमन प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दिया था इवोल्यूशन ऑफ आई के लिए। अब ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। तो इसमें हम इवोल्यूशन में ये पढ़ते हैं कि जो जिससे हम ड्राइव्ड हुए हैं या जिससे इवॉल्व हुए हैं, इवोल्यूशन में उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो भी अभी पृथ्वी पर है, और जो उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो भी है। तो क्या हम इवोल्यूशन में ये कहेंगे कि प्लेनेरिया के पास सिंपल आई है और वो अब पृथ्वी में नहीं है क्योंकि बाकी उससे आगे इवॉल्व हो गए? नहीं। तो इवोल्यूशन जबकि प्रोग्रेस में ऐसा होता है, इवोल्यूशन में क्या होता है कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि प्लेनेरिया के पास क्या होते हैं, आई स्पॉट होते हैं, जिससे कि वो लाइट को डिटेक्ट करता है। तो प्लेनेरिया का आई स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल आई है उसके पास, लेकिन धीरे धीरे करके आई क्या हुई, इवॉल्व हुई तो वो कॉम्प्लेक्स आई में डेवलप हो गई। लेकिन आज के समय में हमारे पास कॉम्प्लेक्स आई भी है, ह्यूमन बीइंग की आई कॉम्प्लेक्स है, लेकिन प्लेनेरिया में कॉमन आई भी है, तो इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसका इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन ये खत्म तो नहीं हुआ है इस पृथ्वी से।
तो हम इवोल्यूशन में क्या पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये इवोल्यूशंस है। ठीक है, अब देखिएगा, ह्यूमन बीइंग इवॉल्व इन अफ्रीका, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन बीइंग कहाँ से डेवलप हुए, कहाँ से इवॉल्व हुए, हमारा विकास या कहाँ से ह्यूमन बीइंग का इवॉल्यूशन हुआ है या इवॉल्व हुए, अफ्रीका से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ देम स्टे हियर देयर एंड अदर माइग्रेट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देन ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन एंड द इन्वायरमेंटल चेंजेस इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से हुआ है। अफ्रीका से इवॉल्व हुए, सबसे पहले जो ह्यूमन इवॉल्व हुए अफ्रीका से, उसके बाद कुछ ह्यूमन बीइंग्स क्या हुए, आते रहे, वहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहे, फिर वहाँ आते रहे। सबसे पहले अफ्रीका से ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, फिर वेस्ट इंडीज़, इंडोनेशिया, फिलीपींस और अमेरिका, लास्ट में कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, फिर इधर से उधर माइग्रेट करते रहे। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, और माइग्रेशन जब हुआ तो एक जो पर्टिकुलर एरिया है उसकी जियोग्राफिकल रीजन दूसरी होगी, कंडीशन दूसरी होगी, दूसरे जगह की दूसरी होगी, तो इनकी वजह से जेनेटिक उनमें क्या आया, ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्यों आता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ का मानव दूसरा है और अफ्रीका का मानव दूसरा है, अमेरिका का मानव दूसरा है, उनके उनमें जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है। क्यों जेनेटिक वेरिएशन आता है, क्योंकि उनकी जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, अमेरिका की अलग जियोग्राफिकल कंडीशन है, साउथ अफ्रीका की अलग है। अगर हम इंडिया या एशिया की बात करें तो एशिया में अलग जियोग्राफिकल कंडीशन है। तो अलग अलग माइग्रेट हुए ना, ये अफ्रीका से माइग्रेट हुए, तो अलग अलग कंट्रीज़ में या अलग अलग देश में अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन होने की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है, कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो चेंजेस आते हैं तो हम ये पढ़ते हैं ड्यू टू जियोग्राफिकल रीजन, जो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में हमने वहाँ पर भी पढ़ा। ठीक है, इसी जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं हम। ड्रिफ्ट मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन में या पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर स्पीसीज रह रही है, उसमें कोई दूसरी स्पीसीज आ जाती है उस जीन पूल में, और उस स्पीसीज में चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि वो नई जगह में आई है, तो इसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल रीजन चेंज होने की वजह से क्या होते हैं, जब इन्होंने अफ्रीका से माइग्रेट किया तो उनमें जेनेटिक वेरिएशन आता है। तो ये भी एक इवोल्यूशन का पार्ट है। अब इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे पता चला हमें कि ह्यूमन में इवोल्यूशन हुआ है, जब हमने फॉसिल्स की स्टडी करी। फॉसिल्स की स्टडी क्या होती है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या करते हैं, उसे पैलेंटोलॉजी। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स की। फॉसिल्स की जब हम स्टडी करते हैं तो खुदाई करते हैं हम ज़मीन में। ठीक है, कि खुदाई करने पर किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स के हमें जीवाश्म मिलते हैं, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स मिले, उसे हमें पता चला कि हमारे एंसेस्टर कैसे थे। ठीक है, उसके बाद हम उस फॉसिल्स की जब स्टडी करते हैं तो उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग में क्या होता है, उसकी एज को काउंट करते हैं कि कितने साल पहले हमारे पूर्वज कैसे थे, या जो हमें जीवाश्म मिले तो किस तरीके से वो रहते थे, किस तरीके से थे, या किस तरीके से, अगर प्लांट की बात करें तो उनकी मार्फोलॉजी एनाटॉमी कैसे थी, एनिमल की बात करें तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी किस तरीके से थे वो। ठीक है, तो उनके डीएनए सीक्वेंस को भी हम क्या करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन में डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं। तो इससे भी हमें ह्यूमन इवोल्यूशन का पता चलता है। अब ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हम कुछ नॉलेज यहाँ से गेन करेंगे। सबसे पहले जब हमने फॉसिल्स की स्टडी करी, हमें जीवाश्म मिले अर्थ में, तो हमें पता चला कि इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में डायनासोर भी रहा करते थे। अब तो डायनासोर हैं भी नहीं, विलुप्त हो चुके हैं, तो डायनासोर रहा करते थे। अब हमें तब पता चला जब कार्बन डेटिंग हुई तो डायनासोर 7 करोड़ साल पहले रहा करते थे। ठीक है, उसके बाद डायनासोर मिले हमें। डायनासोर्स क्या थे, जीवाश्म मिले। ठीक है, तो डायनासोर मिले, उसके बाद हमें डायनासोर के बाद मंकी हम पढ़ते हैं कि 4 करोड़ साल पहले। तो ये मंकी जो थे, डायनासोर तो अब नहीं है,
तो ये हमारे क्या थे, पूर्वज थे, हम ये पढ़ते हैं। तो मंकी क्या थे, एप लाइक एनिमल है। अब एप लाइक एनिमल क्या होते हैं, गिब्बन, गोरिल्ला, ये सब मंकीज अलग अलग जो इनके स्पीसीज हैं इनको हम एप लाइक कहते हैं। तो ये सबसे पहले हमें कहाँ देखे गए, कहाँ मिले, अफ्रीका में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहाँ मिले, अफ्रीका में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ मिले, एप लाइक क्या होते हैं, एप लाइक गिब्बन, गोरिल्ला, मंकी, ये सारे एप लाइक होते हैं। कहाँ मिले आपको, हमें अफ्रीका में मिले, सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए। अफ्रीका में गिब्बन से गोरिल्ला, गोरिल्ला, चिंपैंजी 2.5 करोड़, 4 से 2.5 करोड़ में चिंपैंजी आए। चिंपैंजी से गोरिल्ला से चिंपैंजी 2.5 करोड़। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ इन्हीं चिंपैंजीज में, यानी गोरिल्ला में इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन क्या हुआ, ये अपने दोनों हाथों का यूज़ करते थे। अब हाथों का यूज़, दोनों 4 पैरों से चलते, तो धीरे धीरे करके इन्होंने अपने हैंड का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब हैंड का यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे करके ये पहले क्या करते थे, 2 हाथों का भी यूज़ करते चलने, तो हाथों का यूज़ करने लगे और धीरे धीरे झुक करके चलने लगे। तो झुक करके चलने लगे तो लंबर बोन में कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ। जब ये झुक करके चलने लगे तो ये बोन धीरे धीरे करके इसमें डेवलप हुआ और धीरे धीरे करके एक पोजीशन ऐसे आई जब हमारे पास ये लंबर बोन मीन्स बैक बोन इरेक्ट होकर चलने लग गई है, ठीक है। पहले झुक झुक के चलते थे, फिर इरेक्ट होकर चलने लगे। तो इस तरीके से ये भी इवोल्यूशन का एक पार्ट है। जब ये इरेक्ट पोजीशन में चलने लगे तो इनमें बैकबोन कंप्लीटली डेवलप हो गई। ये दोनों हाथों का भी बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करने लगे, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, फूड को खाने के लिए, हंटिंग करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे करके अब ये फॉरेस्ट से कहाँ आने लग गए, ग्रासलैंड की तरफ आ गए। जब ये ग्रासलैंड की तरफ आ गए तो फिर इनका और डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि रामापिथिकस, रामापिथिकस बहुत इंपॉर्टेंट है। रामापिथिकस जो हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट ह्यूमन पढ़ते हैं, ठीक है। रामापिथिकस क्या था हमारे पास, रामापिथिकस फर्स्ट ह्यूमन था जो इवॉल्व ह्यूमन कहते हैं जिसे हम। अफ्रीका में सबसे पहले हम कहते हैं कि इवॉल्व हुए, सबसे पहले पाए गए मंकी जो थे, हमारे एंसेस्टर जो थे। लेकिन रामापिथिकस फर्स्ट ह्यूमन, इवॉल्व ह्यूमन कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो रामापिथिकस इवॉल्व ह्यूमन है या फर्स्ट ह्यूमन थे। इसके बाद रामापिथिकस जो ह्यूमन की तरह दिखने लग गए ये, ठीक है। जॉ आगे की तरफ था, बाल स्किल्ड आने लग गया, इनमें प्रॉपर डेवलपमेंट होने लग गया। उसके बाद रामापिथिकस के बाद स्किल्ड ह्यूमन डेवलप होने लग गए, स्किल्ड ह्यूमन बीइंग में डेवलपमेंट होने लग गया। ये एग्रीकल्चर ग्रुप में रहना सीख गए, कॉलोनीज़ में रहना सीख गए और उसके साथ साथ आज उसके साथ साथ स्किल्ड ह्यूमन के साथ साथ वाइस मैन का डेवलपमेंट हो गया, जिसको कि हम होमो सैपियंस कहते हैं और इसी ह्यूमन को हम होमो सैपियंस कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि गोरिल्ला, गिब्बन, चिंपैंजी इन्हीं से मानव का विकास हुआ है। अब होमो सैपियंस का विकास होमो इरेक्टस से हुआ है, ठीक है। तो होमो सैपियंस का विकास हुआ, अब इनको एग्रीकल्चर का नॉलेज हो गया, स्किल्ड हो गए, ग्रुप में रहना सीख गए, सोशल बन गए, फूड खाने लग गए, ठीक है। और आग का आविष्कार हो गया, पका हुआ भोजन खाने लग गए, ठीक है। तो इस तरीके से वाइस मैन डेवलप्ड हो गए, जिसको कि हम होमो सैपियंस कहते हैं, जो कि मॉडर्न हमारा नाम है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। इसके साथ साथ मॉडर्न मैन का डेवलपमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन रातों रात चेंज होने वाली कोई प्रोसेस नहीं है। इवोल्यूशन जब होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। अब हम कहेंगे हम में और हमारे जो आने वाले ऑफस्प्रिंग है उनमें भी कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन होने के लिए काफ़ी टाइम पीरियड लगता है। धीरे धीरे करके जो इवॉल्व होते हैं कुछ न्यू कैरेक्टर्स या वेरिएशंस जो आते हैं जनरेशन टू जनरेशन, स्टेप वाइज जो होते हैं उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, जो कि आपके पास एग्जांपल से समझाए गए। तो इवोल्यूशन हमारे पास कंप्लीट हो गया। बहुत सारी थ्योरीज हमने इवोल्यूशन के लिए पढ़ी, ह्यूमन इवोल्यूशन भी हमारे पास आज कंप्लीट हो गया। तो आज हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई क्वेरी होगी या डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू।